विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। उत्तराखंड का इतिहास कर रहे थे हम लोग। कल बताया था मैंने कि उत्तराखंड के इतिहास के जो कालखंड हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तो आज हमने पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में बता रहा हूं। तो प्रागैतिहासिक काल, अल्मोड़ा के कालामाटी और मल्ला पेनाली नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं, यानी गुफाओं में जो चित्र बनाए गए होंगे तत्कालीन समय के जो मानवों के द्वारा, आदि मानवों के द्वारा, वो शैल चित्र मिले हैं। कहां कहां से? अल्मोड़ा के, कालामाटी और मल्ला पेनाली। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कालामाटी और मल्ला पेनाली नामक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कहां से मिला है? आंसर अल्मोड़ा से मिला है। ठीक है, क्या मिला है? यहां से शैल चित्र मिले हैं। यशोधर मठपाल ने नैनीताल में खुटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की है। फिर पूछेगा आपसे, खुटानी नाला नामक प्रागैतिहासिक कालीन वह स्थल जहां से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, वो कहां से मिला है? आंसर नैनीताल से मिला है। फिर पूछेगा, खुटानी नाला की खोज किसने की? यानी खुटानी नाला में पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसने की? आंसर यशोधर मठपाल जी ने की। ठीक है। अगला, उत्तरकाशी के यमुना घाटी में हुडली नामक स्थान से नीले रंग के चित्रित शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यहां तक क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तरकाशी की जो यमुना घाटी में हुडली है, वहां पर किस रंग के चित्र मिले हैं? आंसर नीले रंग के चित्र मिले हैं। किस रंग के? नीले रंग के चित्रित शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो हुडली हो गया कहां? यमुना घाटी, उत्तरकाशी में। फिर है लाखू उडियार। उडियार बोलते हैं गुफा को, लाखू गुफा। लाखू गुफा की खोज कब हुई? 1968 में हुई। किसने की? डॉक्टर MP जोशी ने की। लाखू गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा के बाड़े छीना में है। बाड़े छीना में भी कहां? बाड़े छीना में दलबैंड के निकट, दलबैंड पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। किस पर है? दलबैंड में सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं कि लाखू उडियार की खोज कब हुई? तो 1968 में हुई। किसने की? तो आंसर डॉक्टर MP जोशी जी ने की। ये लाखू उडियार कहाँ है? तो बाड़े छीना, अल्मोड़ा के निकट, अल्मोड़ा में बाड़े छीना के निकट दलबैंड पर सुयाल नदी के तट पर। खाली नदी भी पूछी है, लाखू उडियार किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर है। ठीक है। लाखू गुफा में पशुओं और मानवों के रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिन शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। यह भी क्वेश्चन पूछा, कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? आंसर 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। कितने? 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ। लाखू गुफा से मिले शैल चित्रों की तुलना कुछ विद्वान भीमबेटका शैलाश्रय से करते हैं, और यहां से नागफनी के आकार की एक भव्य शिलाश्रय प्राप्त हुआ है। नागफनी के आकार की एक भव्य शिलाश्रय कहां से प्राप्त हुई है? आंसर लाखू उडियार से। इनकी तुलना किससे की जाती है? भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। किसमें आता है? यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, हेडक्वार्टर पेरिस। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। उसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया यूनेस्को के। उसके साथ तुलना की जा रही है लाखू उडियार की। अगला, लाखू उडियार के शैल चित्रों का मुख्य विषय जो है वो सामूहिक नृत्य है, यानी समूहबद्ध नर्तन या नर्तक मंडली दिखाई गई है उसमें। यानी उस जमाने में जो आदि मानव रहा होगा, वो जो करता होगा, उसने उसको चित्रित किया है किनमें? शैलों की दीवारों पर। ठीक है, सुंदर सुंदर चित्रों से, रंगों से चित्रित किया गया है। यशवंत सिंह कटौच के अनुसार लाखू गुफा द्विखंडीय संरचना से बनी हुई है। द्विखंडीय। अगला, गोरखिया गुफा। गोरखिया उडियार बोलते हैं इसको, गोरखिया गुफा। गोरखिया उडियार को पुरातत्वविदों की नजरों में लाने का श्रेय जो है वो राकेश भट्ट जी को जाता है। यहां से क्वेश्चन बना, राकेश भट्ट जी का नाम पूछा गया है एक बार पेपर में। गोरखिया गुफा, राकेश भट्ट। गोरखिया गुफा चमोली के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तीनों चीजें याद करनी है आपने, चमोली भी, डुंगरी गांव भी, और अलकनंदा नदी का तट भी याद करना है। गोरखिया गुफा में मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें से 8 चित्र पशुओं के और अन्य मानव आकृतियां हैं। क्या क्या दिखा उसमें? मानव, भेड़, बारहसिंगा। इसका मतलब उस समय का मनुष्य बारहसिंगा से परिचित था, भेड़ से परिचित था। ठीक है, बारहसिंगा होते हैं भी चमोली में। अभी हाल फिलहाल में क्या बारहसिंगा चमोली में होते हैं? होते होंगे? हैं? अरे यार, जंगलों में मैं पूछ रहा हूं, उस हाइट पर होते हैं? चमोली हाइट पर है, बारहसिंगा होते हैं वहां? चलो आगे।
गोरखिया गुफा के चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हाका देना, भगाना और घेरना है और मनुष्यों को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। ठीक है। अगला है किमनी शैलाश्रय। अगला क्या है? पहले तो जगह याद कर लेना कहां पर है। किमनी गांव या किमनी शैलाश्रय चमोली थराली के पास पिंडर नदी घाटी में। हाँ जी, गए हो आप? थराली के निकट के यहाँ गए हो? कैसा है किमनी शैलाश्रय? किमनी नहीं गए, क्यों? अच्छा, तो अब थराली जाओगे तो पिंडर नदी के तट पर आपको किमनी शैलाश्रय मिलेगा, वहां जाकर देखना। हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। सफेद रंग ध्यान रखना है आपने। किस रंग को? किमनी शैलाश्रय सफेद रंग से चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए। अगला मलारी गांव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 से 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया, जो चमोली जिले के सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला है, जिसकी पहचान हिमालयी पशु वृषभ यानी जूबू, जिसको जोबा भी बोलते हैं, उसके तौर पे हुई है। यानी जूबू का कंकाल कहां पर मिला है? संपूर्ण कंकाल। आंसर मलारी से मिला है। मलारी कहां पड़ता है? आंसर चमोली जिले में पड़ता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात, मलारी से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण के साथ नरकंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहां से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। सबसे बड़ी चीज 5 किलो और 200 ग्राम का सोना। 5 किलो 200 ग्राम सोना। 1 तोला कितने का आजकल? 80,000 रुपए, 88,000 रुपए। 88,000 को 5,200 से गुणा कर दो, कितना? इतनी बड़ी निधि मिली कहां से? मलारी से। 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण मिला है, नरकंकाल मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों की विशेषता यह है कि पाकिस्तान की स्वात घाटी से भी ऐसे ही बर्तन मिले हैं, शिल्प समान है। स्वात घाटी वही है पाकिस्तान की जहां से घोड़े के बलि के प्रमाण भी मिले हैं पाकिस्तान में। ठीक है। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, घोड़े के बलि के प्रमाण कहां से मिले? तो स्वात घाटी पाकिस्तान से मिले हैं। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान ये अब बने हैं। ठीक है। ये तो लकीरें बाद में, पहले सब क्या था? कहीं भी कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कहीं भी निकल लो। और हर समय खतरा किसका? एक प्रजाति पर दूसरे प्रजाति के हमले का, है ना, मृत्यु का हर समय भय। ठीक। अगला, मलारी गांव से काले व धूसर रंग के मृदभांड और हत्ते युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला है, जिसे आगरा भेजा गया है। मोनाल का चित्र, हिमालयी मयूर बोलते हैं मोनाल को, नवरंगी मोर भी बोलते हैं मोनाल को। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल। ठीक है। चलिए जी, मन्याल भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में। क्या बोलते हैं उसको? मन्याल बोलते हैं। ठीक है, मोनाल। शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने 1956 ईस्वी में नीति घाटी के मलारी गांव से मंडलाकार शवाधानों की खोज की, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन, कौन राहुल सांकृत्यायन जी? विद्वान थे, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। राहुल सांकृत्यायन अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा वाले, उन्होंने खस जाति के समाधान बताया है। इसको क्या बताया है? खस जाति का समाधान बताया है। मलारी गांव के समाधान पहाड़ी काट कर बनाए गए थे और इन समाधानों में शवों के घुटने मोड़कर औधे मुंह लिटाया गया था। शवों के घुटने मोड़कर औधे मुंह लिटाया गया था। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक मलारी गांव के महापाषाणकालीन शवाधान से प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक कहां से प्राप्त हुआ है? आंसर मलारी ग्राम से प्राप्त हुआ है। मलारी ग्राम में भी जो महापाषाणकालीन शवाधान है वहां से प्राप्त हुआ है। यानी जो डेड बॉडी रखी गई होगी उसी का वो अस्त्र शस्त्र रहा होगा, उसी के साथ क्या कर दिया उन्होंने? रख दिया। ठीक है। अगला, अल्मोड़ा के शवाधान। अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला जैनल गांव के शवाधानों की खोज यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई। नौला जैनल गांव, रामगंगा घाटी, अल्मोड़ा, खोजकर्ता यशोधर मठपाल। ठीक है। अल्मोड़ा के सानड़ा और बसेड़ी ग्राम के शवाधानों की खोज भी यशोधर मठपाल जी ने की है। तो अब नौला जैनल गांव, सानड़ा और बसेड़ी ग्राम या गांव, ये तीनों के तीनों कहां पड़ते हैं? अल्मोड़ा में।
तीनों की खोज किसने की? यशोधर मठपाल जी ने की। सानड़ा और बसेड़ी ग्राम में 2 प्रकार के शवाधान प्राप्त हुए हैं, सिस्ट और अर्न बैरियल। सिस्ट और अर्न बैरियल, ठीक है। अगला है लुएथाप। अगला क्या है? लुएथाप। ये भी अल्मोड़ा जिले में। यहाँ पे लाल रंग, रंग जरूर ध्यान रखना भाई, लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। और लुएथाप का अर्थ होता है रक्त चित्र। लुएथाप मतलब लुए मतलब लाल, खून, थाप मतलब चित्र, ठीक है। लुएथाप इसलिए नाम पड़ा। लुएथाप के शैल चित्रों में मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया। लुएथाप के शैल चित्रों में मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अगला पेटशाल और फड़कानौली। तो फड़कानौली की खोज 1985 ईस्वी में यशोधर मठपाल जी ने की। अल्मोड़ा के फड़कानौला भी कहाँ है? फड़कानौली भी कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो इसकी खोज किसने की? यशोधर मठपाल जी ने। अल्मोड़ा के फड़कानौली से 3 शैलाश्रयों की खोज हुई है। पेट साल की खोज 1989 ईस्वी में यशोधर मठपाल जी ने की। अल्मोड़ा के पेट शाल से कथई रंग के मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। रंग जरूर ध्यान रखना है, कथई रंग, कत्थे के रंग का। कत्था जो है वो खैर वृक्ष से प्राप्त होता है, पान में यूज करते हैं कत्था, तासीर ठंडी होती है, ठीक है। तो कथई रंग की मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ये दोनों स्थल सुयाल नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। कौन सी नदी? सुयाल नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। अगला है फल सीमा, अल्मोड़ा। अब मैं बता रहा हूं आपको, लिस्ट बना दीजिए, चमोली की अलग बना दीजिए, अल्मोड़ा की अलग बना दीजिए। जितने भी स्थल हैं उनको ये ध्यान रखिए सबसे पहले कहां पर है, फिर खोजकर्ता का नाम याद करना है, फिर ये करना है कि क्या मिला है। चित्र भी अलग अलग तरह के मिले हैं, फिर याद करना किस रंग से बने हुए हैं वो चित्र, ठीक है। तो फल सीमा, अल्मोड़ा के फल सीमा से योग और नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए। योग करते हुए योग मुद्रा में और नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। फल सीमा में 2 चट्टानें हैं जिन पर 2 कप मार्क्स बने हुए हैं, ओखलियां बनी हुई हैं। 2 कप मार्क्स मतलब ओखलियां। उसके बाद उत्तराखंड में ताम्र उपकरण। 1986 ईस्वी में अल्मोड़ा में एक ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ। 1989 में पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए जिन्हें अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। यह क्वेश्चन पीसीएस कर रहा है कि 8 ताम्र उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर बनकोट, पिथौरागढ़। बनकोट, पिथौरागढ़। सन तो मुश्किल ही पूछेगा पर ग्रुप सी वाले सन भी पूछते हैं। 1989 पिथौरागढ़, बनकोट, 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र उपकरणों की खोज राज्य के बनकोट, पिथौरागढ़ एवं भादराबाद, हरिद्वार एवं अन्य स्थानों से भी हुई है। एक बनकोट पिथौरागढ़ से मिला है, भादराबाद हरिद्वार से प्राप्त हुआ है। ताम्र संस्कृति ऊपरी गंगा घाटी की प्राचीनतम संस्कृति है। ऊपरी गंगा घाटी की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? आंसर ताम्र संस्कृति है, जिसके बिठूर, बिसौली और फतेहगढ़ आदि स्थानों से ताम्र उपकरण मिले हैं। बिठूर, ये कानपुर वाला नहीं है, ये यहां वाला है। बिठूर, बिसौली और फतेहगढ़ आदि स्थानों से ताम्र उपकरण मिले हैं। हाँ, बिठूर कानपुर वाला हो सकता है भाई, कानपुर वाला बिठूर है, ठीक। हरिद्वार के भादराबाद से चूड़ियों एवं कड़ों के रूप में प्रागैतिहासिक काल के ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल में भी कड़ों और चूड़ियों का प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है। तो हरिद्वार के भादराबाद से चूड़ियों एवं कड़ों के रूप में प्रागैतिहासिक काल के ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। कुछ इतिहासकार ताम्र संस्कृति के इन उपकरणों को स्कंधित कुठार मानते हैं। स्कंधित कुठार मानते हैं। बनकोट व भादराबाद ताम्र उपकरण पर पुराविदों का मानना है कि ताम्र संस्कृति निर्माताओं को ताम्र आपूर्ति गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्र, गढ़वाल कुमाऊं में स्थित पोखरी, धनपुर डोबरी और अस्कोट आदि खानों से हुई। और यहाँ की आगरी जाति प्राचीन काल से खनन कार्य में जुड़ी हुई है। आगरी जाति प्राचीन काल से ही खनन का कार्य कर रही है, यानी तांबा खोद रही है। इसका मतलब बनकोट व भादराबाद ताम्र उपकरण पर पुराविदों का मानना है कि ताम्र संस्कृति निर्माताओं को ताम्र आपूर्ति कहां से की जाती थी? गढ़वाल कुमाऊं में स्थित पोखरी, धनपुर डोबरी और अस्कोट। कहां पड़ता है अस्कोट? पिथौरागढ़, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमुख जो स्रोत हैं वो पौराणिक ग्रंथ हैं। मैंने कहा आपको कि आद्य इतिहास उसको बोलते हैं कि लेखन सामग्री मिली है पर पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है।
ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। अब फिर यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? आंसर उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि दक्षिण कुरु मेरठ और हस्तिनापुर के लिए हुआ है। दक्षिण कुरु शब्द का प्रयोग मेरठ और हस्तिनापुर के लिए हुआ है। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है। वाक देवी मतलब सरस्वती, वाक देवी मतलब, तो कौशितकी ब्राह्मण में, ऐत्रेय कौशितकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। किसके? तो ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है। 5 हिमालयी खंड कौन कौन से? इसमें पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंड कौन कौन से? नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर और जालंधर। नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर और जालंधर। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। माया क्षेत्र हो गया हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड, जबकि नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। आज भी नंदा देवी जो है वो कुमाऊं और गढ़वाल की क्या है, एक तरह से सीमा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र हो गया, मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र हो गया, माया क्षेत्र जो या गंगा द्वार जिसको बोल रहे हैं वो हरिद्वार हो गया। माया क्षेत्र किसको बोल रहे हैं? हरिद्वार को। अब इस इतिहास को पढ़ते हुए ये मान के चलिए, ये मत सोचना कि हम ही हैं यहाँ पर, यानी हम ही पैदा हुए सबसे पहले और हम ही बस यहाँ रहेंगे और हमारे बाद कुछ नहीं होगा, हमसे पहले है ना, हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यानी प्रागैतिहासिक काल में भी उत्तराखंड में मनुष्य रह रहा था, आद्य इतिहास काल में भी मनुष्य रह रहा था। हो सकता है जहां पे आप और हम बैठे हो वहां पर किसी, क्या बोलते हैं, व्यक्ति का घर रहा हो सकता है यहाँ से गंगा जी बह रही हो, क्योंकि नदी ने भी क्या किया, अपने मार्ग परिवर्तन किए हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन क्या है कि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, जैसा वो देखता है उसको वैसा ही मान लेता है कि बस हम ही हम है, बस ऐसे ही रहा होगा। ऐसा नहीं रहा होगा। समझ में आ गया? ठीक। क्या पता जहां पे आप पढ़ रहे हैं वहां पर कोई आद्य ऐतिहासिक काल लोग खाना बनाते हो यहाँ पर बैठ के। ये है समझ में? पुराणों के में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश, इलावर्त और उत्तरखंड कहा गया है। पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? ब्रह्मपुर, खसदेश, इलावर्त और उत्तरखंड कहा गया है। बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन बना हुआ पीसीएस में कि बौद्ध साहित्य में पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? आंसर हिमवंत शब्द का प्रयोग किया है। ऋग्वेद में आर्य लोग 5 जातियों में विभक्त थे, पुरु, त्रित्सु, अनु, यदु और त्रिवसु, है ना। पुरु, त्रित्सु, अनु, यदु और त्रिवसु। वैसे तो हमने जो इतिहास में पढ़े हैं पुरु, यदु, अनु, त्रिवस, ध्रुवा, ये पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पुरु, त्रित्सु, अनु, यदु और त्रिवसु, जिसमें से वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रित्सु जन का शासन था। इनका त्रित्सु, ठीक है। रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। रघुवंश किसकी है? हाँ जी, अच्छा, रघुवंश कालिदास जी की है ना। कबीरदास जी बहुत बाद में हुए भाई। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, कबीरदास जी लिखते हैं। मैंने कागज कभी छुआ नहीं और कलम पे कभी हाथ लगाई नहीं। और नौजवानों को देखकर मुझे वही दोहा बार बार याद आता है कि मसी कागज छुए नहीं। कबीरदास जी तो अपनी अशिक्षा के लिए लिख रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी कबीरदास के दोहों पर आज भी डिबेट चलती है, पीएचडी होती है। पर मैं आज के युवाओं को देखकर इसलिए बोल रहा हूं कि मोबाइल हाथ से छूट नहीं रहा, कलम तो पकड़ ही नहीं रहे, लिख ही नहीं रहे। मसी कागज छुओ नहीं, कागज पे तो हाथ ही नहीं लगा रहे, सब किस पे देख रहे हैं? मोबाइल पर। और मोबाइल पर क्या देख रहे हैं? लेखन क्षमता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं खाली, पीछे जो लिखे हुए हैं। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, अब तो कुछ सोचना भी नहीं है। अब तो क्या करना है, चैट जीपीटी आ गया है। आप किसी चीज पे निबंध लिखना चाह रहे हो, चैट जीपीटी पे डालो, 10 प्रकार के निबंध आ जाएंगे उसी टॉपिक पे, महिला सशक्तिकरण पे अलग अलग प्रकार के।
तो सोच कर लिखो ना। नंबर जो मिलते हैं यूपीएससी में वो आपके अगल बगल और आपकी अगल बगल आपने क्या देखा, क्या सीखा, क्या सोचते हो, उस पर मिलते हैं। समझ में आ गया? ये मत सोचना कि वो नहीं जानते कि ये कॉपी पेस्ट निबंध है। इसीलिए जो सब्जेक्ट दिए जाते हैं वहां पर वो ऐसे दिए जाते हैं कि वो जल्दी से आपको मतलब उसके लिए वो नहीं मिलेगा आपको, क्या मसाला नहीं मिलेगा कहीं से, आपको खुद बनाना पड़ेगा वहां। तो गौरी गुरु शब्द का प्रयोग बता दिया मैंने रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग हुआ। रामायण कालीन लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु का राज्य हिमालय क्षेत्र में स्थित था। लक्ष्मण जी के जो पुत्र कौन कौन थे भाई? अंगद और चंद्रकेतु। लव कुश तो भगवान राम के थे, अंगद और चंद्रकेतु लक्ष्मण जी के थे। यहीं से हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर लंका ले गए और लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। द्रोणागिरी पर्वत संजीवनी है ना, संजीवनी बूटी, मरे हुए को भी क्या कर दे, जो जीवित कर दे। क्या रहा होगा उस बूटी में। ठीक है, अब इसके बाद मैं बता रहा हूं, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र, वो अगले टॉपिक, अगले लेक्चर।